हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए भौतिक प्रदेश में दर्रे और जो पूर्वी अरावली है उनसे रिलेवेंट कुछ अच्छे पॉइंट लेकर आया हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो जैसे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए, राजस्थान जीके के अपने पास जो भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक चल रहे हैं उसमें जो आज दर्रे वाला टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि दर्रे होते क्या हैं। देखिए, मान लीजिए कि अपने पास इस तरीके से धरातल में एक इधर भी पहाड़ी है और एक इधर भी पहाड़ी है, तो पहाड़ी के बीच में अगर कहीं पे गैप होता है तो वहाँ से दर्रे बन जाते हैं। दर्रे का मतलब होता है यहाँ से पानी पास होने के लिए एक रास्ता सा बन जाता है, यानी नदी के निकलने का जो रास्ता बन जाता है ना, उनको ही अपन दर्रे बोलते हैं। ये बड़े हो सकते हैं, ये छोटे हो सकते हैं और ये अलग अलग जैसे कटाव की वजह से इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस हो सकती है। कई दर्रे ऐसे होते हैं जो झरने टाइप का रूप ले लेते हैं। तो दर्रों के विभिन्न रूप होते हैं। क्या होता है कि गवर्नमेंट इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे इनमें एनएच बना देती है या फिर रेलवे जो क्रॉसिंग हो जाती है कि अपन को बिना कोई बड़ा पहाड़ है उसको काटने की बजाय अपन उस जगह से इसको पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो भी इन दर्रों का यूज करती है। तो देखिए, राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं। पहला है हल्दी घाटी दर्रा, ये आपको याद होना चाहिए। एक आगे जो दे रखा है वो स्वरूप घाट दर्रा दे रखा है। फिर कचबाली दर्रा या काचबल्ली दर्रा दे रखा है और ये शराबबंदी के कारण बहुत चर्चा में रहा था। आगे देखें तो दिवेर की नाल, ये दिवेर की नाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि महाराणा प्रताप से रिलेवेंट ये पॉइंट है। आगे देखिए कामली घाट या कमली घाट दर्रा, यहाँ पे वो भी राजसमंद में है। और जिलवा की नाल, ये पूछा जा चुका है बहुत बार, जिलवा की नाल दर्रा कहाँ है, के बीच राजसमंद और पाली के बीच में। याद रखना है कि राजसमंद और पाली के बीच में है। आगे देखिए गोरम घाट दर्रा और हाथीगुड़ा की नाल, ये हाथीगुड़ा की नाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पीछे कोई जूनियर अकाउंटेंट ऐसा कोई एग्जाम हुआ था जिसमें हाथीगुड़ा की नाल पूछा गया। राजसमंद में आप लोगों को स्पेशली याद रखना है हल्दी घाटी दर्रा, एक दिवेर की नाल, एक जिलवा की नाल और एक हाथीगुड़ा की नाल। चलिए, ये दर्रे ही हैं पर इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जो सेकंड अपने पास जिला है वो अपने पास अजमेर है। अजमेर में बर दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरवेरिया दर्रा, श्योपुर दर्रा, सुराघाट दर्रा, ये जो दर्रे हैं ना वो सब के सब मारवाड़ और मेवाड़ को आपस में जोड़ते हैं, तो इनको मेरवाड़ा भी बोलते हैं। आगे देखिए पिपली घाट दर्रा, इसके अलावा उदयखारी दर्रा और सेंदड़ा घाट दर्रा। सेंदड़ा घाट दर्रा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लेना। एक एग्जाम में मुझे याद आता है कि शायद कहीं पूछा भी गया है सेंदड़ा घाट दर्रा। आगे देखिए उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर में हाथी दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए चिरवा की नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और देबारी की नाल। याद रखना है फुलवारी की नाल वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुलवारी की नाल में आप लोगों को पता है सीता माता भरने के पास में यही है, तो इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये फुलवारी की नाल भी पूछा जा सकता है। केवड़ा की नाल इंपॉर्टेंट है, देबारी की नाल इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि जो उदयपुर है उसमें तीन दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और देबारी की नाल। ये देखिए पाली की बात कर लेते हैं। पाली में देशुरी की नाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, देशुरी की नाल। और ये सूखड़ी नदी का उद्गम स्थल भी है। देखिए उद्गम स्थल है एक नदी का, तो मैंने अभी बताया था किस तरीके से दर्रे नदियों के स्थल में या फिर उनके प्रवाह में, उद्गम स्थल में या फिर उनके प्रवाह में किस तरीके से योगदान करते हैं। आगे देखिए सोमेश्वर की नाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और पगले की नाल सबसे इंपॉर्टेंट। अब तक जितने दर्रे पूछे गए उनमें से आप लोगों को ये दो दर्रे तो स्पेशली याद करनी है, सोमेश्वर की नाल और पगले की नाल, जो कहाँ है पाली में है। बूंदी में देखिए रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा। लाखेरी आपको पता ही होना चाहिए सीमेंट के कारखाने के लिए भी पहला फेमस है। पहला सीमेंट का कारखाना लगाया गया था 1915-16 के आसपास, 1915-16 में। देखिए खटकड़ दर्रा और चेलावास दर्रा। चेलावास आपको याद होना चाहिए, चेलावास का युद्ध भी हुआ है, तो वैसे भी आप याद रखना चाहिए कि चेलावास दर्रा कहाँ पे है, बूंदी में है। ठीक है, तो ये तो हुए दर्रों की बात। आगे अपन बात कर लेते हैं। जो अगला पॉइंट है अपने पास थर्ड, जो अपने पास भौगोलिक या ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं या जो स्थिति है उसको अपन ने डिवाइड कर रखा है पूर्वी मैदान प्रदेश में। देखिए पहला अपन ने पढ़ लिया पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अपन ने पढ़ लिया अरावली और अब तीसरा अपन पढ़ेंगे पूर्वी जो मैदान प्रदेश है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए इसका जो निर्माण है ना वो चतुर्थक महाकल्प में हुआ बताया जा रहा है, और जिसको नूतन महाकल्प एक नाम देते हैं। इसको नियोजोइक एरा भी एक नाम दिया जाता है जो साइंटिफिक नेम है, और इसको प्लिस्टोसिन काल में भी माना जाता है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। आप लोग हो सकता है चतुर्थक काल या महाकल्प पूछ लिया जाए, नूतन महाकल्प पूछ लिया जाए, नियोजोइक महाकल्प पूछ लिया जाए या प्लिस्टोसिन काल पूछ लिया जाए। वीडियो के एक एग्जाम में इनको मैच द फॉलोइंग में दे रखा था। इनमें से मैच द फॉलोइंग में चारों ही जो अपने पास है ना, चारों ही जो अपने पास राजस्थान के भौगोलिक जो पार्टीशंस हैं,
जैसे चाहे पश्चिमी मरुस्थल हो, चाहे अपने पास अरावली हो, चाहे अपने पास पूर्वी मैदानी प्रदेश हो, चाहे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो, उन सब के नेम दे रखे थे। फिर उनके ये जो इधर उत्पत्ति वाले जो ये काल हैं ये दे रखे थे, और उनके बाद इनके ये जो न्यूजिक एरा और ये सब है ना, ये इनके मैच द फॉलोइंग में दे रखे थे। तो ये वाले पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आगे देखिए, नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कहा जाता है कि ये यमुना और जो गंगा है उन नदियों के निक्षेप से भी निर्माण हुआ बताया जा रहा है। ये काफ़ी वैसे कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि नदियों का जो बहाव होता है वो काफ़ी लंबे एरियो में होता है, और पहले जब जनसंख्या इतनी नहीं थी तो पानी का बहाव काफ़ी दूर दूर तक रहता था। अलग अलग तरीके भी इसके बताए जाते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि गंगा नदी और यमुना नदी का ये उत्तरी पूर्वी मैदान का हिस्सा है। आगे बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश के प्रारंभ में घाटी क्षेत्र काफ़ी स्थित था, और घाटी क्षेत्र स्थित होने का एक एग्जाम्पल आज हमें चंबल नदी के कारण भी मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत घाटियां हैं और काफ़ी बीहड़ उनमें क्षेत्र बने हुए हैं, और चंबल के जो बीहड़ हैं वो काफ़ी फेमस है डाकुओं के लिए। नदियों के रूप में बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो नदियां हैं वो चंबल, बनास, माही और बाणगंगा नदियां हैं। अब मैदान की बात कर लेते हैं। तो मैदानों में अगर अपन बात करें तो खादर जो प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव होता है, और भांगर जो प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है, यानी ये पुराना जो जमाव होता है ना वही लगातार रहता है, जैसे पुराने कंकर पत्थर वगैरह टाइप में। और इसमें है ना, ये कहने का मतलब ये होता है, खादर का मतलब होता है जहाँ नया है ना खाद पहुंच जाए, याद रख लीजिए खादर को इस तरीके से। और भांगर का मतलब होता है पुराना जो एकदम कचरा टाइप पुराना एक पड़ा है। यहाँ पे उपजाऊपन कम रहता है, यहाँ ज़्यादा रहता है। खादर में ज़्यादा उपजाऊपन होता है, बांगर में कम होता है। एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, यहाँ हर साल नदी का पानी जो है ना वो नया पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाता है। ये भी एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। वर्षा यहाँ पे 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। देखिए, हमने 0 से स्टार्ट किया था, 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया, फिर 25 सेंटीमीटर पर आए, फिर 25 से अपन 50 पे आए, वहाँ अरावली आ गई थी। 25 पे अपने पास अर्ध जो शुष्क मरुस्थल था वहाँ था, ये शुष्क मरुस्थल, फिर अर्ध शुष्क, फिर यहाँ अरावली। अब अपन आ गए हैं 60 से 90 वाली लाइन पर, और ये है अपने पास उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्षा के बाद यहाँ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और एल्फिशोल टाइप की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होती है। रब्बी की फसल यहाँ मुख्यतः की जाती है। भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है, सिंचाई के साधन अधिक होते हैं। खाद्यान्न का उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है, यानी खाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। और यहाँ जो क्षेत्रफल है वो 23% है, लेकिन जनसंख्या है ना वो 40% रहती है। और इसका एग्जाम्पल आप जयपुर से समझ सकते हैं, जहाँ कितना ज़्यादा पॉपुलेट अपने पास जो कैपिटल है, यानी कितनी ज़्यादा वहाँ जनसंख्या वाला कैपिटल है। इस तरीके से भी इस बात को याद रख सकते हैं। दूसरा ये भी रख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए भरतपुर का भी जो जनसंख्या घनत्व है, यानी जो अपने पास पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अपन इस तरीके से भी बात को समझ सकते हैं कि दौसा में भी एरिया कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो इस बात को इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए कि यहाँ क्षेत्रफल तो है 23%, लेकिन जनसंख्या रहती है 40%, यानी सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, और ये जो हिस्सा है वो 33 सागर का हिस्सा है। ये वाला पॉइंट मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले अपन ने डिस्कस कर लिया था। कैसे डिस्कस किया था आपको याद होना चाहिए। पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का हिस्सा है, फिर अरावली अपने पास गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, फिर वापस पूर्वी मैदान 33 सागर का हिस्सा है, फिर वापस अपने पास जो आएगा वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा आएगा, और वो कौन सा है, पठारी, दक्षिणी पठारी। देखिए, तो सिंचाई की बात कर लेते हैं। यहाँ जो की जाती है वह कुएं और नलकूपों से की जाती है। खनिज सामान्यतः खनिजों की दृष्टि से एकदम ही गरीब सा एरिया है, यानी खनिज बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैदानी हिस्सों में खनिज कम पाए जाते हैं। पहाड़ी हिस्से होते हैं, या जो पहाड़ी या फिर अपन यूँ कहें तो जो पर्वतीय हिस्से होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। उप विभाजन की बात कर लेते हैं। इसके 4 उप विभाजन किए गए हैं, जिनमें से 2 उप विभाजन तो ऐसे हैं जिनमें से अभी एग्जाम पूछा गया था, रीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, चंबल बेसिन से और बनास बेसिन से। तो याद रखने इन सबको। देखिए किस तरीके से, चंबल बेसिन 4 उपभागों में, माही बेसिन जो दक्षिण की तरफ है, बनास बेसिन जो मध्य राजस्थान में है, और बाणगंगा बेसिन जो आप लोगों को पता है जयपुर में यानी पूर्वी साइड में है। तो याद रखना है किस तरीके से इनके बेसिन है, और किस तरीके से उनके आगे जो अपन ने थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में लिख रखा है उसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन सा एरिया राजस्थान में कहाँ तक फैला हुआ है। चंबल बेसिन की बात कर लेते हैं। चंबल नदी सर्वप्रथम मैदानों में प्रवेश सवाई माधोपुर में करती है। सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली इसका महत्वपूर्ण जो एरिया है, अपवाह क्षेत्र है, वो सबसे मेन कहाँ पे, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में। चंबल नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और पहाड़ी और पठारी भागों में रहती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि चंबल नदी भी पहली बार, जैसे लूणी नदी है ना वो बालोतरा बाड़मेर में जाकर के मैदानों में प्रवेश करती है ना, वैसे यहाँ पे भी ये चंबल नदी भी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में पहाड़ी और पठारी क्षेत्र प्रवाह रहती है। और उसके बाद जैसे ही वो सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में आती है, तब जाकर के उसका प्रवाह किसमें होता है, मैदानी हिस्सों में या फिर बीहड़ का निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा बीहड़ आपको पता होने
भी चाहिए, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में ही है। चंबल नदी का जो अवनालिका अपर्दन, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। अवनालिका अपर्दन ये वर्ड बहुत बार पूछा जा चुका है। जो कौन सी नदी ऐसी है जो दुनिया में अवनालिका अपर्दन करती है, वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। संगम बात कर लेते हैं तो यूपी में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अवनालिका अपर्दन से उबड़ खाबड़ भूमि का जो निर्माण होता है और उसे डांग क्षेत्र या बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। सर्वाधिक डांग क्षेत्र पर सवाईमाधोपुर में, परसेंट के आधार पर सबसे ज्यादा धौलपुर में। डांग की रानी करौली और डांग का राजा कौन है? धौलपुर है। ठीक है। बनास बेसिन की बात कर लेते हैं। बनास बेसिन राजसमंद में इसका उद्गम स्थल है। पिटमांड का मैदान, अभी पीछे वीडियो मैंने बता दिया था कि पिटमांड का मैदान राजसमंद में है, वहां से इसका जो है वो अपवा क्षेत्र स्टार्ट होता है। केराड़ का मैदान जो जहाजपुर भीलवाड़ा टोंक के मध्य पाया जाता है। और मालपुरा करौली का मैदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालपुरा टोंक या टोंक करौली का मैदान भी बोलते हैं, टोंक से लेकर करौली के बीच में फैला हुआ है। इसके जो मुख्यतः जो अपवा क्षेत्र के जिले हैं उनमें भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर है। ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ सिंचाई भी होती है और इसका मैदानी हिस्सा भी सबसे ज्यादा इन्हीं जिलों में फैला हुआ है। बेसिन है ना वो रोही का मैदान, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रोही। रोही का मैदान बाणगंगा नदी, जयपुर और दौसा, भरतपुर और अलवर इधर की तरफ फैला हुआ है। तो स्पेशली तो इसका जो एरिया है ना वो जयपुर, दौसा और भरतपुर इन 3 जिलों में है। वैसे देखा जाए तो कुछ और भी निकटवर्ती जो जिले होते हैं ना उनमें भी नदियों का प्रवाह या अपवाह क्षेत्र पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। माही जो बेसिन की बात कर लेते हैं उसको पुष्प प्रदेश भी बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। छप्पन का मैदान, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, लगभग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। छप्पन का मैदान माही नदी बांसवाड़ा में। छप्पन की पहाड़ियां आपको याद होना चाहिए, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में इन दोनों में छप्पन का मैदान है। कांठल प्रदेश देखो कंठ के समान है, इसकी अगर आप आकृति देखो ना तो ये कंठ के समान, अपने गले के समान है। इस तरीके से राजस्थान में प्रवेश करती है और वापस इसी तरीके से निकल जाती है। तो यहाँ देखिए इंसान का एक गले टाइप का जो आकृति बनती है ना, इस वजह से इसको कांठल प्रदेश यानी कंठ जैसी आकृति बनती है यहाँ पे, यानी अपना गला जो होता है ना उसके जैसी आकृति बनती है। आगे देखिए मेबल का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है और छप्पन का मैदान कहाँ पर है? वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। देखो छप्पन में पार है तो याद रख लेना प्रतापगढ़ की तरफ जाना है और मेबल में आपको पता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की तरफ है। ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद करने के लिए कोई चीज रिलेट कर सकते हैं। अंतिम और चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। देखो अपने पहला पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा अभी पढ़ लिया दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो, और चौथा अपन पढ़ेंगे अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखते हैं इसका किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में स्पेशली फैला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जिलों में है। इसका जो और हिस्सा है ना वो भूगर्भिक हिस्सा है, वो सवाईमाधोपुर में भी है, करौली में भी है, धौलपुर में भी है और जो बाकी और जिले और भी मैं बताना चाहूँगा, अभी इतनों में नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ में भी फैला हुआ है, ये बांसवाड़ा में भी फैला हुआ है, ये प्रतापगढ़ में भी फैला हुआ है, लेकिन उनके यहाँ नेम नहीं लिखे में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी से जब भी बात आती है ना तो लोग बांसवाड़ा तक पहुँच जाते हैं डायग्राम में दिखाते दिखाते। तो ये कुछ हिस्सा ऐसा है जो भूगर्भिक रूप से अंदर की तरफ फैला हुआ है। वही बात है अरावली भी तो आपको पता है ना, वैसे गुजरात में भी है लेकिन दिखती वो सबसे पहले आपको पता है अपने जो गुजरात में इधर ब्रह्मा के बाद से दिखाई देना स्टार्ट होती है, वही वाली सी बात है। भारत में अगर इसके हिस्से की बात कर लेते हैं तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, या मालवा का जो पठार है उसका हिस्सा माना जाता है। प्रारंभ में ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। याद करने का तरीका है टेथिस गोंडवाना यानी पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, वापस पूर्वी मैदान, वापस पठारी प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं टीजीटी। आप लोगों को अगर टीजी की तरह अगर टीसीए की वीडियो आपको अच्छे लगे, पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, प्यारे प्यारे अच्छे तकड़े से कमेंट किया करो ताकि मुझे भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिले। आप लोगों को कमेंट देख के बड़ी जो है अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसका जो निर्माण है वो जो समय है वो मध्यजीवी महाकल्प से माना जाता है या मेसोजोइक एरा। अभी जो अपन ने पीछे बात की थी वो नियोजोइक एरा था, यहाँ देखिए मेसोजोइक एरा है। इसके काल की बात कर लेते हैं, क्रिटेशियस काल इसका माना जाता है। लगभग ये 14.4 यानी 14.4 से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले इसका जो काल है यानी बनने का जो तरीका है, जो निर्माण है वो माना जाता है। प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो दक्षिणी पठार का जो निर्माण है ना वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बताया जाता है और दक्षिणी पठार है ना वो एक लावा निर्मित भूगर्भिक आकृति है। पूछा जा चुका है
यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किससे बना हुआ है, तो यहाँ लावा निर्मित भूगर्भिक आकृति है ये। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7% या 6.49% है। वही बात है, इसमें जो लगभग जितनी जनसंख्या और क्षेत्रफल है ना, ऑलमोस्ट सेम सा है, क्योंकि यहाँ इतनी खेती वगैरह का थोड़ा सा ऑप्शन कम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो बाकी चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोटा की बात कर लें या अपन बारह झालावाड़ की बात कर लें, तो वहाँ पे क्या पठारी प्रदेश है, तो वहाँ पे ज़्यादा ट्राइब्स टाइप के लोग रहते हैं, यानी जनजातियाँ वो सब है, तो थोड़ा सा यहाँ जनसंख्या भी कम है और यहाँ पे एरिया भी इसका कम है राजस्थान में। तो अपने पास है जनसंख्या, उनकी बात हो गई। औसत ऊंचाई इसकी लगभग 500 मीटर बताई जाती है। वर्षा यहाँ पे आपको पता है, पहले मैंने कहा 0 पे आए, फिर अपन 25 पे आए, फिर अपन 50 पे आए, फिर अपन 60 से 90 आए और अब 90 से 120 तक चलेंगे। तो इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ 90 से 120 तक क्या होती है, 90 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश यही है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ आपको पता है आर्द्रता ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। सर्वाधिक नदियों वाला भी है, क्योंकि पहाड़ है तो वहाँ पानी गिरते ही नदी बन जाता है। और यह क्षेत्र अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र है, यानी अधर प्रवाह मतलब यहाँ पे जो पानी है ना वो रुकता वगैरह नहीं है, वो कंटिन्यू बहता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे पानी जमीन में भी ऊपर की तरफ ज़्यादा है। मिट्टियों की बात कर लेते हैं, तो मिट्टी में अगर देखें तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिट्टी है। काली मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसोल टाइप की, और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है। एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में कि जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित मिट्टी का प्रकार निम्न में से कौन सा है, तो उसमें काली मिट्टी सही ऑप्शन माना गया है। और आगे देख लीजिए, काली होने के कारण इसको लोहांश की उपस्थिति बहुत अधिक होती है। जल ग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, लंबे समय तक इसमें पानी भरा रहता है। अपने भी होती है ये मिट्टी, आप टेंशन मत लो। एक जो रेगुड़ मिट्टी आती है ना, जिसको अपन रेगर मिट्टी बोलते हैं, या जो काली काली दिखती है वही मिट्टी है। तो आप कहीं खेतों में वगैरह देखते हो जहाँ पे अपने उनको अगर बोले तो नाड्या, नाड्या अगर आपने वर्ड सुना है तो राजस्थानी भाषा का वर्ड है नाड्या। या फिर अपन यूँ कहें तो कोई डेयरी, तो डेयरी की जो जगह होती है, नाड्या की जो जगह होती है, वहाँ देख लिया अगर आप बरसात के टाइम में पानी भर जाता है, बहुत दिनों तक वहाँ रहता है। कपास की खेती है तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ कॉटन बहुत ज़्यादा होता है। खाद्यान्न की कृषि यहाँ कम की जाती है, और ज़्यादा कौन सी की जाती है, यहाँ पे तंबाकू है, अफीम है, गांजा है, जो ये डोडा, इन सब की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और भी बताना चाहूँगा, जरूरी नहीं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में सोचें। यहाँ पे पॉजिटिव जो खेती की जाती है उसमें संतरे बहुत अच्छे होते हैं, इसके अलावा अमरूद बहुत अच्छा होता है इस खेती में, और अनार बहुत अच्छे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप बाकी उन पॉइंट पे सोचें। कहने का मतलब ये व्यावसायिक पॉइंट होते हैं, व्यावसायिक बिंदु है। स्वतः जुतने वाली मिट्टी होती है, यानी कहते हैं कि इसमें खुद में दरारें पड़ जाती है, और अगर आप दाने डाल दो वापस बरसात होगी तो खुद ही उसमें मतलब बुआई की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये भी है। कृषि यहाँ व्यावसायिक और व्यापारिक की जाती है। मसाले उत्पादित होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन बारां में किया जाता है। खनिज दो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, यानी एल्यूमिनियम का यहाँ बॉक्साइट एस्क पाया जाता है। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार का उप विभाजन देख लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार का जो उप विभाजन है वो भूगर्भिक हिस्सा, यानी विंध्यन कगार, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट और महान सीमा भ्रंश। ग्रेट बाउंड्री फोल्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन सब जिलों से होते हुए एक बड़ा एक यहाँ पे दरार टाइप सा बना हुआ है, तो उसको ग्रेट बाउंड्री फोल्ट बोलते हैं। और महान सीमा भ्रंश ऑस्ट्रेलिया में भी तो ना, उसी का एक छोटा रूप यहाँ पे भी है। आगे बात करें, जो धरातल का हिस्सा है वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे शेप में अपने पास यहाँ अर्धचंद्राकार यानी आधा चांद बनता हुआ पहाड़ियां पाई जाती है। शाहबाद उच्च भूमि काफी फेमस जगह है। झालावाड़ का पठार, डग गंगाधर क्षेत्र और चंबल का बेसिन यह काफी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना इस पॉइंट के बारे में कि धरातल का जो हिस्सा वो अर्धचंद्राकार है। शाहबाद उच्च भूमि यानी ऊंचा, शाहबाद आपको पता है 12 में है। झालावाड़ का पठार यहाँ फेमस है। डग गंगाधर क्षेत्र जो कि झालावाड़ में ही, और चंबल बेसिन भी कोटा और झालावाड़ में है। तो इन पॉइंट के बारे में आप अच्छे से ध्यान रख लेना। बात करें विंध्यन कगार, तो धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर के भूगर्भ में स्थित लाल बालू का पत्थर की जो पट्टी पाई जाती है ना, वो विंध्यन कगार है। और लाल बालू का होने के कारण लोहे का ऑक्सीकरण होता है, और लाल पत्थर का उत्पादन है वो धौलपुर यानी रेड डायमंड सिटी आपको पता होना चाहिए। यहाँ लाल पत्थर का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ये ग्रेट बाउंड्री फोल्ट की बात कर लेते हैं, यानी जो महान सीमा भ्रंश है उसमें क्या है, सवाईमाधोपुर और बूंदी, चित्तौड़गढ़ तक इसका विस्तार है। मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। इनके अलावा भीलवाड़ा में भी कुछ हिस्सा आता है। कुछ हिस्सा बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ के आगे की तरफ प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है इसका, लेकिन स्पेशली इन 3-4 जिलों में, इसलिए उनका नाम यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आगे धरातल के हिस्से की बात कर लेते हैं, तो देखिए राजस्थान के हिस्से में मैंने ये जो हिस्सा बना रखा है ना, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वाले जिले उन्हीं हिस्से बना रखा है। मैंने अभी बताया कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है, और इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में आप आराम से आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए ये इधर वाला जो हिस्सा है अपने पास, ये बूंदी का हिस्सा है। ये बूंदी का हिस्सा है, इसमें आप देख सकते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ, घोड़े की नाल, इंद्रगढ़ की पहाड़ियाँ ये है। घोड़े की नाल का क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, इसलिए स्पेशली ध्यान रख लेना। घोड़े की नाल रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। जो बूंदी
और 12 उनके मध्य में स्थित है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें ना, तो नेक्स्ट में अपने पास रामगढ़, यहाँ पे देखिए भारत की प्रथम जियो साइट भी है। ये रहा भारत की प्रथम जियो साइट भी है। आगे देखिए इसके अलावा अपन कोटा में बात कर लें तो कुडला की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा देखिए मुकुंदरा हिल्स की चंबल बेसिन और चंबल का मैदान यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना रखा है। बूंदी की पहाड़ियाँ जिसमें सतूर चोटी 353 मीटर, अभी पीछे एग्जाम में पूछी गई थी सतूर चोटी, रीट में पूछी गई थी सतूर की चोटी कहाँ स्थित है, तो बूंदी में 353 मीटर उसकी हाइट थी। और ये क्रम में सेट करने में पूछा गया था, तो इसका याद रखना 353 सतूर की चोटी, 3 ही नाम का वर्ड है और 353 का ही इसका हाइट है। आगे बात करते हैं तो यहाँ देखिए चित्तौड़गढ़ और इन सब जिलों को इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है। तो आप लोग आराम से इस पूरे डायग्राम को पोज करके वीडियो को आराम से देख लेना। और यहाँ देखिए घोड़े की नाल जो हॉर्स शू टाइप की है, इसके बारे में मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना इंद्रगढ़ वाला और रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो को पोज करके आराम से इस वीडियो को देख लें, इस फोटो को आराम से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें तो अपने पास झालावाड़ यहाँ पे, और इसी डायग्राम में नीचे झालावाड़ के बारे में दे रखा है, जिसमें डग गगादर यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है और समतल यहाँ धरातल है। झालावाड़ का पठार इस तरीके से झालावाड़ वाली साइड और बारा वाली साइड में फैला हुआ है। शाहबाद उच्च भूमि है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो अपने पास इधर बारा में है। शाहबाद उच्च भूमि है, ये शहर या जनजातियाँ रहती है। इसको कालाहांडी क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उसको कालाहांडी माना जाता है। यूपीएससी और आरपीएससी का सुपर 30 अभियान यहाँ पे चलाया गया था 2020 के आसपास, जो कोरोना काल था ना उसके बाद की बात हो रही है। तो सुपर 30 का यहाँ पे आरपीएससी और यूपीएससी का सुपर 30 मतलब 30 बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट करना, उनको फिर तैयारी प्रिपरेशन करवाना और अच्छी पोस्टों तक पहुँचाना, ऐसा कुछ उनका जो प्लान था। तो अपन ने कुल मिला के राजस्थान में जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। उनके जो और भी पॉइंट्स जो रह गए हैं नदियों के बारे में और सब चीज़ों के बारे में, वो भी अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, टीसी को अपना प्यार, सपोर्ट और स्नेह दिखाते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।